गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है उस हवाले से। और बहुत सारी बातें उसके हवाले से हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया में भी मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उस पे उस हवाले से स्टोरीज देखने को मिल रही है। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है, उन्होंने एक स्टोरी फाइल की है इसी हवाले से, इसी फिल्म के हवाले से। मुख्तलिफ किस्म की जो आरा है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोगों का आ रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि यार इसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया है, और कोई कहता है कि नहीं, ये एक एक्चुअल हिस्ट्री थी जिसको साइड पे रखा गया था या छुपाया गया था या हमें नहीं बताया गया था, लेकिन इस फिल्म से हमें वो पता चली। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी चीजों के ऊपर आजकल बहुत सारी बातें हो रही है। तो यकीनन मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूं, और यकीन करें क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज थी तो मैंने कहा कि इसके हवाले से बात की जाए। और इस पे मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है कश्मीरी एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया, अमित रायना साहब मेरे साथ हैं। मेरे ख्याल है ही इज वन ऑफ द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस टॉपिक एक्चुअली, क्योंकि कश्मीर के हवाले से अक्सर हम इनको मुख्तलिफ शोज में देखते हैं। मेरे पास साथ भी मुख्तलिफ शोज रायना साहब कर चुके हैं। उनसे कोशिश करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते रहे इस चीजों को, और कश्मीरी पंडित्स के इशू के हवाले से अक्सर हमारी इनसे बात होती रही है। रायना साहब, पहले तो ये बताइएगा कि फिल्म आ गई, आपका क्या उस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, कोई डिवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक हिस्ट्री थी जो शायद आज की यूथ को नहीं पता थी, उसको बताया गया, ये है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे कुछ मुख्तलिफ? देखिए, मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है, वी डू नॉट मेक हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। और इसका मतलब यही है कि अगर आप इतिहास से नहीं सीखेंगे तो फिर आप रिग्रेट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारा दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको बिना छुप के हमें सच्चाई बतानी चाहिए। और हमें अगर अपने अपने विजडम पे विश्वास है तो हमें दूसरों के विजडम पे भी विश्वास होना चाहिए, और अपने बच्चों के भी विजडम पे विश्वास होना चाहिए, और उनको जज करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, परखें कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं हुआ। आप जितना ब्रश करेंगे हिस्ट्री को कारपेट के नीचे, उतना आप नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर वो आप झूठ को पनपने देते हैं, आप मिथ्स को पनपने देते हैं, आप अफवाहों को पनपने देते हैं, और उन अफवाहों के बेसिस पे जो धारणाएं बनती हैं वो कहीं ना कहीं गलत ही होती हैं और नुकसान करती हैं। तो ये जो प्रयास किया है विवेक अग्निहोत्री ने, ये सच का प्रयास है। अब आप इससे क्या सीख लेते हैं, ये देश को सोचना पड़ेगा, इस समाज को सोचना पड़ेगा, और कैसे ये रिपीट ना हो। महाभारत करके एक सीरियल आता था बी आर चोपड़ा का, भारत में पाकिस्तान में भी काफी मशहूर था। उसमें एक वो शुरुआत ही होती है ऐसे, वो कहते हैं कि सीख हम बीते युगों से नए युग का करें प्रारंभ। तो जब हम तक सीखेंगे नहीं अपने इतिहास से, हम वो गलतियां रिपीट ना हो, वी शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, और वो आप तभी जान सकते हैं जब आप सच से वाकिफ हो। नहीं तो फिर यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, एंड थिंग्स विल नेवर इम्प्रूव। अच्छा रायना साहब, एक चीज ये भी मतलब खबरें पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस हवाले से, इस मूवी के हवाले से, कि इसने एक डिवाइड क्रिएट किया है। कुछ वीडियोस इवन बीबीसी ने शेयर की है, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने, और कुछ ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ कि लोग एक बाकायदा, एक जिसे कहते हैं कि सिनेमा हॉल्स के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी, ये वाला एग्रेशन, ये खतरनाक नहीं है इंडियन सोसाइटी के लिए? देखिए, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी समुदाय के खिलाफ नारे लगे थे। मुझे नहीं पता, मैंने वो वीडियो नहीं देखे, ओके। और अगर लगे हैं तो बहुत गलत बात है। और जहां तक मुझे पता है, जो नारे लगे, जो मैंने देखे लगते हुए, वो भारत माता की जय लगते हुए लगे हैं, देश के प्रति लगे हैं, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के प्रति भी लगे हैं। और अगर किसी समुदाय वर्ग के खिलाफ लगे तो मैं कहता हूँ कि बहुत गलत है अगर हुआ है ऐसा। जहां तक बात है डिवाइड की, देखिए, जी। होलोकास्ट से बड़ा शायद पिछले 100-150 साल में शायद कोई बड़ा जुल्म ना हुआ हो।
हज़ारों साल में ना हुआ हो। बेशक, बेशक। और उसको लेकर अनगिनत पिक्चरें बनी हैं, विश्व भर में दिखाई गई। वो क्या उन पिक्चरों ने ना जर्मन्स और ज्यूज़ के बीच दूरियाँ बनाई? नहीं बनाई। क्या उन्होंने जिन देशों ने ज़ुल्म किया ज्यूज़ के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ क्या दूरियाँ बढ़ाई? नहीं, क्योंकि वो दूरियाँ तभी बढ़ सकती हैं अगर आप अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हो। अगर आप अपनी गान अगर आप उस गलती को मानते हो कि हाँ, ये गलती हुई मुझसे और जो दिखा रहा है ये सच है और ये मेरी गलती है, तो आप आप उससे नाराज़ नहीं होंगे। आप प्रयास करेंगे कि मैं इससे सीखूँ, जो मेरे पूर्वजों ने ये किया, मैं उससे सीखूँ कि शायद ये मैं गलती ना करूँ। कई बार गलतियाँ अनजाने में भी हो जाती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बार इंटेंशनल होती हैं। तो अनजाने में भी मुझसे वो गलती है ना, वो आपको सीख लेना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सीख लेना पड़ेगा। आप इसको अगर आप अभी हम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे एक फ़िल्म की 2002 गुजरात राइट्स को लेकर। जी, जी, तो बिल्कुल। अगर भारत में तो कोई नहीं कहता कि जो गुजरात में हुआ उसमें न्याय ना मिले। मगर अगर हम तब तो आप हिंदू की बात नहीं करते हैं। तब आप कहते हैं कि नहीं एक ही जो माइनॉरिटीज़ की बात होगी क्योंकि गुजरात राइट में दोनों समुदाय के लोग मरे। और बात वहाँ पे भी दोनों की होनी चाहिए। तो इसी तरह कश्मीर में जब एक समुदाय जो माइनॉरिटी है, जब उस पे जेनोसाइड हुआ है तो उसको पूरा हक है अपनी बात करने का। और जिस किसी के साथ भी विश्व भर में कहीं पे भी अन्याय हुआ हो उसको लेकर आज आप और मैं बात करते हैं ना कि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि जिसके साथ गलत हो रहा है उसके हक में, उसके फ़ेवर में उसको न्याय दिलाने की बात होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें आपत्ति होनी चाहिए और इसमें कोई डिवीज़न भी होना चाहिए क्योंकि ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये एक मानसिकता के खिलाफ बनाया है। जो मूवी है वो एक रिफ्लेक्ट करती है कि मानसिकता की जिसको पूरा विश्व जूझ रहा है। जिसको वो मुसलमान समाज भी सँभाल नहीं पा रहा है, जिसको विश्व भी सँभाल नहीं पा रहा। तो आपको उस मेंटालिटी पे काम करना और ये फ़िल्म कहीं न कहीं उस मेंटालिटी के खिलाफ है। ये किसी समाज के खिलाफ नहीं है क्योंकि ये एक मेंटालिटी के खिलाफ है जो पूरे विश्व में कहीं न कहीं शांति कायम नहीं होने दे रही है। मुझे नहीं और मेरी विनती है किसी से कि अपनी ओर ना लें, ये किसी समुदाय के खिलाफ फ़िल्म नहीं बनी है। ये एक समुदाय के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको हाइलाइट करती है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। आपने अभी ज़िक्र किया 2002 के गालिबन फरज़ानिया एक फ़ारसी फ़ैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर बनी थी और कहा गया कि उसको बैन किया गया। ये सवाल मेरा नहीं है, लेकिन ये मैं मुख्तलिफ जो लोगों के आरा देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, तो ये कहते हैं कि उसको क्यों बैन किया गया, इसको टैक्स की छूट दी गई इस फ़िल्म को और यहाँ तक अभी मैं पढ़ रहा था कि पुलिस को 1 दिन की छुट्टी दी गई कि आप ये मूवी लाज़मी देखें। देखिए डिज़नी हॉटस्टार पे जाइए आपको फरज़ानिया मिल जाएगी। अमेज़न पे चले जाइए आपको फरज़ानिया मिल जाएगी। हुँ, हुँ। फ्लिपकार्ट पे चले जाइए आपको फरज़ानिया मिल जाएगी सीडीज़। ठीक है। ईज़िली अवेलेबल है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, डीवीडी फ़ॉर्म में, सीडी फ़ॉर्म में। तो मुझे नहीं पता बैन कहाँ हुई और कैसे हुई। अगर अगर लोग बात कर रहे हैं किसी फ़िल्म के बारे में जी, जी। और मुझे लगता है उसको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, तो तभी मिल सकते हैं अवार्ड जब किसी ने देखी हो। राइट। जहाँ तक बात है कि कुछ स्टेट्स ने इसको टैक्स फ्री किया है। म अब मैं तो एज़ अ कश्मीरी पंडित वेलकम ही करूँगा कि मेरी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें। जो हम 30 साल से कह रहे थे और लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतने ज़ुल्म हुए हैं आप पे। तो एक फ़िल्म वो अगर दर्शाती है और पूरे देश को अवगत कराती है, जागरूक कराती है कि ये भी हो सकता है 21वीं सदी में तो मैं कौन होता हूँ उस पे ऑब्जेक्शन करने वाला। राणा साहब, ये बात बिल्कुल आपकी बड़ी मैं कहता हूँ कि आई 110% एग्री विद यू कि जिस कम्युनिटी के साथ ज़ुल्म हुआ है, उनके ऊपर इस तरह की चीज़ यकीनन मैं यही अभी जितना भी मैंने जिन-जिन को भी पढ़ा अभी इस फ़िल्म के हवाले से, तो ये कह रहे हैं कि बाकी जो मर्ज़ी आप कह दें, लेकिन जो कश्मीरी पंडित्स थे, उनके साथ जो कुछ हुआ, वो कह रहे हैं कि भई कम से कम लास्ट 32 ईयर में हमें किसी ने शायद इस तरीके से हमारी प्रोजेक्शन नहीं की, लेकिन कम से कम ये फ़िल्म हमारे ऊपर बनी और हमारी उन जिसे कहते जो हमारे साथ ज़ुल्म या ज़्यादतियाँ या जो कुछ भी हम पे गुज़री, तो कम से कम उसकी एक तस्वीर कशी की है। ये बात सब इस पे मुत्तफ़िक है, इस पे किसी को वो नहीं है। अच्छा, राणा साहब एक चीज़ और कि मतलब आप खुद उस चीज़ का शिकार रहे हैं, मतलब विक्टिम रहे हैं उस वक़्त जो 1989 में या 90 में जो कुछ हुआ। उसके बाद या अभी तक
कोई ऐसा हुआ कि किसी भी हुकूमत ने, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से मोदी जी की हुकूमत चल रही, इस हुकूमत ने या पिछली किसी हुकूमत ने, आप लोगों के साथ कोई कॉन्टैक्ट किया हो कि यार, मतलब इस फ़िल्म से पहले, लेकिन अभी क्योंकि मुझे लगता है कि इश्यू ज़्यादा हाइलाइट हुआ है इसके बाद। कोई कॉन्टैक्ट हुआ कि यार, ये लोग थे, इनकी जायदादें थी, इनके घर थे, प्रॉपर्टीज़ थी, बिज़नेसेस होंगे, जो भी था। उस हवाले से किसी ने कोई राब्ता किया अभी तक? या मतलब देखिए नहीं, बस ठीक है, हर कोई कहता है कि ज़ुल्म हुआ है, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट है वो स्टेट चाहे किसी भी सरकार की पार्टी हो, वो स्टेट अपने आप में एक ऐसा तंत्र है जो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस फ़िल्म का ये डायलॉग है, गवर्न ये पार्टी कोई भी रूल कर रही हो, देश तो सिस्टम चला रहा है और सिस्टम की बात होती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो ये सिस्टम है, ये अपना फेलियर मानने को तैयार नहीं होता है। हुँ, और जहाँ पे वो मान जाए कि ये एक्सोडस हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है, तो कहीं न कहीं उस पूरे सिस्टम का फेलियर हो जाता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, वो एक शायद स्टेट का ही फेलियर एक हो जाता है। सिस्टम का फ्लॉ है। पूरा फेलियर हो रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों ने हमसे बात करी, मगर देखिए जो कोर मुद्दा हमेशा हमारा रहा है, जी, मतलब मेरा भी रहा और पूरे समुदाय का रहा है, पूरी कम्युनिटी का रहा है जी। कि आप आज भी राजनीतिक पार्टी बात करती है कि जी हमने आपको ₹500 दे दिए महीने के, या हमने आपको कंबल दे दी, या आपने हमने आपको चावल दे दिए 2 किलो, या एक एक 100 फीट का हमने कमरा बना के दे दिया। हम कश्मीर से एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं निकले थे। हमें कश्मीर से निकाला गया था। हम राइट। माइग्रेंट नहीं हैं। हम जेनोसाइड के विक्टिम हैं जिनको निकाला गया था, हू वर फोर्स्ड टू फ्ली। तो मैं आपसे इकोनॉमिक बेनिफिट तो माँग ही नहीं रहा हूँ। अगर मुझे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे न्याय दीजिए। जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, वो है मुझे न्याय दीजिए। और वो न्याय आप कैसे देंगे? और आप कहते हैं हम आपको कश्मीर भेजने को तैयार हैं, मगर मैं कश्मीर जाने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जो कारण थे, जिस कारण से मैं कश्मीर से निकाला गया, वो आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो आपको एक कमीशन बिठाना पड़ेगा, आपको रीज़न्स आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे कि कश्मीरी पंडितों का, चलिए मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ जो कश्मीरी पंडित खुद ही चले गए। हालाँकि झूठ है, मगर 5 लाख 7 लाख लोग एक रात में खुद ही चले गए, तो फिर भी चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये कारण क्या थे कि 7 लाख लोग एकाएक निकाल दिए गए, और उन कारणस को आप आइडेंटिफ़ाई करिए, उन पे सॉल्यूशन लाइए और उसके बाद उन पे जस्टिस का प्रोसेस करिए। क्योंकि एक सिस्टम में देखिए, आप कराची में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, या कभी श्रीनगर में हूँ या बॉम्बे में हूँ। ऐसा नहीं कि दिल्ली में क्राइम नहीं होता, मुंबई में क्राइम नहीं होता, बट एक प्रोसेस है सिस्टम का, एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अरेस्ट होती है, कन्विक्शन होती है। कश्मीर में पिछले 30 साल में हज़ारों हिंदुओं की हत्याओं के बाद भी ज़ीरो कन्विक्शन। तो आज अगर सिस्टम चाहता है, सरकार चाहती है कि मैं वापस कश्मीर जाऊँ और कहता है जी मैं आपको 100 फीट का घर दे दूँगा, मगर मैं उसी पड़ोसी के साथ रहूँ। मैं हर किसी का अर्थ नहीं कर रहा, मगर वो व्यक्ति जिसके कारण मैं कश्मीर से निकाला गया था, जिसने मेरे परिवार वालों को मारा था, मेरे समुदाय के लोगों को मारा था, मेरी माँ-बहनों के साथ बदसलूकी करी थी। आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं उसी व्यक्ति के साथ फिर से जाके रहूँ, वो मेरे पड़ोस में रह रहा हो और वो मुझ पे मज़ाक उड़ाए और अगले 5 साल के बाद मैं फिर से निकल के आ जाऊँ, आप मुझे गिनी पिग बनाएँ? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सरकार ने जस्टिस को लेकर कोई काम नहीं किया। 2018 में मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी। बड़ी वियर्ड जजमेंट थी, मैंने ज़िंदगी में, हालाँकि मैं वकील नहीं हूँ, बट क्योंकि एक्टिविस्ट हूँ, लॉ के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है और पिटीशन पे बहुत काम किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप जी 27 साल के बाद आए हैं, यू आर लेट। अरे हम 27 साल के बाद आए, आप तो 27 साल से यहीं थे, आप सुमो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया आपने? अगर आप 5 लाख लोग बेघर हो गए, आप सुमो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते। आप बीसीसीआई, एक क्रिकेट बॉडी में जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन पे सुमो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं, तो 5 लाख लोगों के बेघर होने में, तो वो बात सिस्टम की, वो सिस्टम अपना फेलियर मानना नहीं चाहता। और मुझे लगता है ये फ़िल्म इस सिस्टम को, इस देश के राजनीतिज्ञों को फोर्स करेगा वो सिस्टम फेलियर एडमिट करने का। और ये जरूरी है, ये मेरी बात नहीं है, ये कश्मीरी हिंदू की बात नहीं है। आप अगर ये सिस्टम फेलियर एडमिट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे, और आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये रेस्ट ऑफ इंडिया में और कहीं ये रिपीट ना हो। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, आपकी ये बात बड़ी वज़न रखती है कि
क्योंकि लाज़मी सी बात है, वहाँ पे हुकूमत भी उस वक़्त थी। वो कहते हैं कि शायद वो शेख साहब, क्या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो वहाँ पे सीएम थे, और पता नहीं या महबूबा मुफ्ती पता नहीं क्या थी, जो भी लोग थे, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी तो थी, वो स्टेट के लोग थे, वो अगर मतलब हेड कर रहे थे स्टेट को, तो आप उस स्टेट के बाशिंदे थे, आप उस स्टेट के सिटीज़न थे, तो यकीनन ये आपका एक राइट है कि वो आपको सुने या आपको प्रोटेक्ट करना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। मैं अगर पाकिस्तानी हूँ, तो उसकी रियासत की पहली ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे प्रोटेक्शन दे। ये सबसे ज़रूरी। अच्छा, राना साहब, ये मुझे बताएँ कि इस फ़िल्म आपने यकीनन देखी, मुझे भी एक दोस्त ने कल इंडिया से भेजी है, कुछ थोड़ी-सी मैंने देखी है और कुछ पढ़ा है मैंने। क्या समझ रहे हैं कि कितना जो आप लोगों के साथ, क्योंकि आप खुद शिकार हुए उस चीज़ का, कितना दिखाया गया इसके अंदर, जो कुछ उस वक़्त आपने देखा या आपके पेरेंट्स ने या जिसने भी, देखिए, इस क्या? फ़िल्म जी, जी। इस फ़िल्म में जो भी दिखाया गया 100% सच है। एक-एक कैरेक्टर का नाम आइडेंटिफ़ाई करके ब बताया जा सकता है कि ये किस कैरेक्टर पे फ़िल्म है। देखिए, वो फ़िल्म है, उन्होंने उसको कंडेंस किया है, उसको एक स्टोरी में वीव किया है, सिंगल स्टोरी में, बट एक-एक इंसिडेंट जो उसमें है, वो सच है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल इंसिडेंट व्हिच हैज़ नॉट हैपेंड, ठीक है? अ, अब ये 100% का कितना, ये 100% का 5% है। क्योंकि त्रासदी इतनी बड़ी है कि शायद 3 घंटे में कैप्चर हो भी नहीं सकती थी। But I would say it is a very, very, very fine and a genuine effort to showcase the best he could do in 3 hours, and he has done and delivered a very fine film. As I would say, as close to reality, it is the reality. It is 5% of the reality, but वो 5% भी सच है। उसमें मतलब उसमें स्टोरी में ज़रूर पिरोया गया है उसको, मगर उसमें एक भी इंसिडेंट जो है वो फिक्शन नहीं है, ट्रुथ पे बेस्ड अच्छा, आपको अभी लगता है कि मतलब जिस तरह मोदी जी की गवर्नमेंट है, एक मजबूत हुकूमत है उनकी, मतलब लोग भी उनकी सुनते हैं, खुद भी वो डिसीजन पावर है उनके पास। कुछ ऐसा अभी आपको मतलब होप नज़र आ रही है कि, क्योंकि वो इन गालिबन इनके डायरेक्टर से भी हफ्ता या 10 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी, और शायद देखी भी हो मोदी जी ने मूवी, या वैसे भी क्योंकि पता तो होता है, हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो ऐसा कोई आपको अभी लगता है कि वो शायद कोई इसके ऊपर, जो आपका गिला है या आपकी आपकी कंप्लेन है, कि उसके ऊपर वो मतलब कुछ कर सकते हैं एक्शन? द ओनली थिंग जो हमें अलाइव रखता है वो है होप। होप से 32 साल से हम अलाइव हैं, तो अब मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो डिसाइसिव हैं, जो सर्टेन एक क्लियर कट पॉलिसी लेकर आते हैं, किसी वर्ग में अपीसमेंट का विश्वास नहीं रखते हैं। तो उम्मीद बिल्कुल है, होप बिल्कुल है कि अगर न्याय मिलेगा तो इसी सरकार में मिलेगा, इसी नेतृत्व में मिलेगा। अब ये होप है, जिस दिन रियलिटी होगी उस दिन आप और मैं फिर से बात करेंगे, खुशी ज़ाहिर करेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन आल्सो हैपनिंग फ्रॉम आवर एंड व्हिच वाज़ planned for last 1 2 years. Unfortunately, COVID and other things made it difficult. और अब ये खुदा की ब्लेसिंग कहूँ, भगवान का आशीर्वाद कहूँ कि ये फिल्म की टाइमिंग भी हमारे जो एक्शन के साथ आके मैच होगी। सो आई एम वेरी श्योर थिंग्स दैट हैव बीन प्लान्ड will ultimately take us to justice what we have been fighting for. अच्छा, ये सब एक आखिर में एक सवाल है। आपने कहा कि हमें कहा जाता है कि आप वापस, हम आपको वहाँ पे घर दे सकते हैं, या जो भी वो आपको ऑफ़र करते हैं हुकूमत, आपकी सरकार। अगर मतलब आपको एक लेट्स सपोज़, मैं कहता हूँ मोदी जी की हुकूमत आपको श्योरिटी देती है वहाँ पे जाने की, आप क्योंकि आपका ज़्यादा राब्ता मेरे ख़्याल लोगों के साथ रहता है, क्योंकि फ्रंट पे आप रह रहे हैं, जो मुझे अंदाज़ा है। तो आप लोग जाने का कहेंगे, क्योंकि एक 32 साल बहुत लंबा अरसा है कि अगर किसी शहर में आपने गुज़ार लिया, तो वो इंसान की सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। लेकिन फिर भी जो वो वाली मट्टी होती है, उसके साथ एक जिसे कहते हैं अपनाइयत, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप लोग कहें कि हाँ यार ठीक है, हमारा घर होगा, बेशक हम रहे कहीं पर भी, वो हमारा है, जब हमारा दिल करेगा जाएँगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएँगे। देखिए, एक तो हमको जाना है या ना जाना सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम जा सकते हैं? ये सवाल मुझे लगता है कोई मुझसे तब पूछे कि जब वो कह सके हाँ, आप जा सकते हैं, हालात बिल्कुल ठीक है। जी।
सेकंड है, आपने प्रोग्राम की शुरुआत करी कि एक कश्मीरी पंडित हमारे साथ है। मैं कश्मीरी पंडित तभी हूँ अगर कश्मीर में रहता हूँ, नहीं तो मैं कश्मीरी पंडित नहीं, मैं तो एक हिंदू ही हूँ। मेरी पहचान जो है वो कश्मीरी पंडित इसलिए है क्योंकि मैं कश्मीर का हूँ, मेरी भाषा कश्मीरी, मेरे जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कस्टम्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो ज्योग्राफिकल दायरे से बंधे हुए हैं। मेरे अस्तित्व के लिए, मेरी आइडेंटिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं वापस कश्मीर जाऊँ और कश्मीर में जाके रहूँ। रामायण में जब भगवान राम लंका के विजय कर लेते हैं और लंका को कहा जाता था सोने की नगरी थी लंका, रावण ने बनाई थी, विश्वकर्मा जो हिंदू गॉड्स में आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन्होंने बनाई थी, सोने की लंका थी। तो लक्ष्मण कहते हैं उनको कि आप वापस अयोध्या जाके क्या करना है? अब तो सोने की लंका मिल गई है। तो भगवान राम कहते हैं कि माँ से बढ़कर कोई जगह होती नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन टू मदर, तो हमें तो वापस माँ के पास जाना ही है। हम तो भगवान राम को भगवान मानते हैं, तो हम उनकी बात तो टाल नहीं सकते, जाना तो वापस कश्मीर ही है। जबरदस्त, बिल्कुल। मदरलैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो माँ जमीन होती है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे इसका अंदाजा इसीलिए है कि मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मेरा जो गाँव है जहाँ पे मैं पैदा हुआ और केला कूदा, यकीन करें उस मिट्टी में जाकर आज भी मेरा घर, मेरा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे है। लेकिन वहाँ पे जाके एक अजीब किस्म का एहसास होता है, वो बिल्कुल। और मैं मतलब ये मैं फ़ील कर सकता हूँ कि यकीनन आप लोग, आप या आप जैसे जितने भी लोग हैं मतलब जो हिंदुस्तान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते मैं हैं। आपको बड़ा छोटा इंसिडेंट बताता जी, जी। हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, जी। अब जब नौकरी लगी, बाहर ही रह रहे थे एंड आई हैव वर्क्ड अक्रॉस कंट्री, मतलब देश के तकरीबन हर कोने में मैंने काम किया। राइट। और मैं एक बैंक में काम करता था, तो मुझे लोन भी सस्ते में मिल जाता था। तो अब जब पोस्टिंग होती तो मैं घर ले लेता था और फिर अगली जगह होती तो बेच देता था। तो उस प्रोसेस में कुछ घर खरीदे, कुछ घर बिक गए। कश्मीर का जो घर है वो भी मैं कहूँगा बेचा है, चाहे मजबूरी में बेचा हो, चाहे बिकवाया गया हो, बट कहीं न कहीं बेचा। तो जब भी मैं कश्मीर जाता हूँ, तो मैं उस घर पे ज़रूर जाता हूँ। मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। मैं अपने आप को उस समय बड़ा वीक महसूस करता हूँ, कमज़ोर दिल समझता हूँ कि अंदर क्या रिएक्ट करूँगा। तो मैं बाहर जाता हूँ, 10 मिनट खड़ा रहता हूँ, अपने घर को देखता हूँ और वापस आ जाता हूँ। वो बिकॉज़ वो मेरा घर जो था, वो मेरी पहचान थी, वहाँ मेरा बचपन था, वहाँ मेरी आइडेंटिटी थी और मैं उसको तो भूल ही नहीं सकता। तो ये सच्चाई है जो मैं आपको कश्मीर अपनी। का कश्मीर में किस श्रीनगर में आपका घर है? हाँ जी, श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर में। मैं ये राना साहब यही कहूँगा, इस पे वाइंड अप करूँगा। यही दुआ करूँगा, खुदा करे कि आप या आप जैसे जितने भी लोग हैं, क्योंकि अपना घर सबको बड़ा प्यारा लगता है। वो बेशक जैसा भी हो, बेशक दूर है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी शायद मुंबई, दिल्ली जैसी ना हो, लेकिन इंसान को अट्रैक्ट वो चीज़ करती है। और आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप अपना घर देखने के लिए जाते हैं और वहीं से फिर वापस आ जाते हैं। दुआ यही है कि वही घर आपको दोबारा मिले और मतलब आप वहाँ पे जाएँ, जिस तरीके से भी 1 दिन, 2 दिन, थैंक यू। हफ्ता, महीना। और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको। इस मूवी के हवाले से ये तो एक चीज़ थी, लेकिन ये मेरी कोशिश होती है कि सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए। लोग कहते हैं कि नहीं जी, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है या मुस्लिम्स के ऊपर खिलाफ कोई चीज़ जा रही है, तो उसको डिस्कस ना करें, लेकिन अगर इनके फ़ेवर में जा रही है, तो उसको डिस्कस करना, हालाँकि ये गलत है। हर ये किसी के बाइस बारे में बात और होनी ये चाहिए। इंसानियत की बात ज़रूरी है। इंसानियत। बाकी किसी के साथ, जिसके साथ आपने यूक्रेन की बात की, यकीन करें कि मैं, हालाँकि मेरा कोई बस नहीं चलता ना रशिया के ऊपर और ना यूक्रेन के ऊपर, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है कि यार बेचारे आम लोग हमारी तरह के वो सफ़र हो रहे हैं। तकलीफ़ में वो है, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, तो नहीं होना चाहिए। तो यही दुआ आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग जाएँ अपने वतन में और अपने जगह पे, अपने घरों में। और होप सो फिर किसी दिन आपके साथ वहाँ से फिर हम शो करें और आपको देखें बिल्कुल। वहाँ पर। रायना साहब, थैंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू। टाइम। और अच्छा हुआ आपके साथ इस फ़िल्म के बहाने आपके साथ बात हुई। और व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।